आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका जिक्र आपने अपने घर में चाय की दुकानों पर या कहीं ना कहीं चलते फिरते सुना जरूर होगा। द टॉपिक इज पीओके। पीओके का इतिहास क्या है, किस तरीके से पीओके बना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन कैसे बनी, उसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए और क्या आगे आने वाले समय में पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि लगातार भारत सरकार इस पर बात करती रही है। यह टॉपिक चर्चा में आजकल इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर में गए और जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने जाकर एक बात उठाई कि भाई भारत के लिए यह मिनटों का खेल है, अगर पीओके के जो रेजिडेंट्स हैं वो हामी भर दें तो हम पीओके को कुछ मिनटों में भारत का हिस्सा बना सकते हैं। एंड ही एक्चुअली शोकेस्ड द पावर ऑफ आवर मिलिट्री, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। राइट, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले किसी भी रीजन को ज्योग्राफिकली जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसकी इंपॉर्टेंस को बता पाते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। इस रीजन के बारे में आपने खासकर सुना होगा, कश्मीर के बारे में आप सभी जानते हो। हमारी इकोनॉमी के लिए, टूरिज्म के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कश्मीर रीजन बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे ही हम कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से और ऊपर जाते हैं तो यह रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। यहां पर दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर्स तक हैं जो कि वाटर रिसोर्सेज में हमारे एडिशन के तौर पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले इस मैप के बारे में जानते हैं, व्हाट एक्चुअली पीओके इज। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ पार्ट को मेंशन करता हूं, स्केच करता हूं, और उतना ही पार्ट पीओके में आता है। पूरा का पूरा एलओसी के उधर का पार्ट पीओके में नहीं आता है। सो दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और इसके नॉर्थ में जो पार्ट है वो पूरा का पूरा गिलगिट बल्तिस्तान रीजन, गिलगिट बल्तिस्तान रीजन है। ये रीजन बहुत ज्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, और रिसेंटली गिलगिट बल्तिस्तान की जनता ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का काफी विरोध भी किया है, जिसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस कि अगर इंडिया इस चीज को लेकर आगे बढ़ता है या ऐसा कोई कॉमन फोरम बनाता है जिससे ये अपनी ग्रीवांसेस को इंडिया को बता सके और इंडिया उन ग्रीवांसेस को लेकर यूएन जा सके, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कि गिलगिट बल्तिस्तान कल को इंडिया का ही अंग, इंडिया का ही हिस्सा बन जाए और हम अपने मैप को, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इस तरीके से वो पूरा हम बना सकें अथॉरिटी के साथ, और हम बोल सकें कि भाई ये हमारा मैप है, ये हमारा देश का हिस्सा है। राइट, इसके अलावा दिस इज पीओके। नॉर्थ में जो पार्ट है दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को ऑल्दो इंडिया ही कंट्रोल करता है, बट इट इज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कहता है कि भाई सियाचिन ग्लेशियर भी हमारा पार्ट। इसके लिए हमने कई इंपॉर्टेंट मिशंस चलाए हैं। आप मुझे कमेंट्स में ये बताओगे कि ये मिशन कौन सा है जिसमें हमने सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल किया था। ठीक है, रादर ऑल्दो दिस रीजन इज कंट्रोल्ड, क्लेम्ड बाय पाकिस्तान एज वेल। इसके नॉर्थ में जैसे ही हम देखते हैं तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, दिस बॉर्डर इज ऑफ शख्सगाम वैली, दिस बॉर्डर इज ऑफ शख्सगाम वैली। ये शख्सगाम वैली ना, ये पाकिस्तान ने, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, फिर भी पाकिस्तान ने अपने दोस्त चाइना को खुश करने के लिए दे दिया था 1963 में। ठीक है, इट वॉज इलीगली सीडेड टू चाइना। जैसे ही हम सियाचिन ग्लेशियर से ईस्टवर्ड बढ़ते हैं तो हमें यहां पर एक पॉइंट मेंशन दिख रहा है, दौलत बेग ओल्डी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी जो है, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप which is controlled by India, and it is a very strategic location of India against China and Pakistan both. This is world's highest airstrip. ठीक है, और यही रीजन है जो लेह को यहां से श्योक रिवर के पास वाले रीजन से कनेक्ट करता है। इससे और ईस्टवर्ड जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं अक्साई चिन। अभी अक्साई चिन कैसे बना, इसके बीच का जो बॉर्डर दैट इज LAC। ठीक है, तो अक्साई चिन की भी थोड़ी सी मैं कहानी आपको बता देता हूं कि चाइना ने इस रीजन को कंट्रोल क्यों किया था। अगर आप इसके ईस्टवर्ड देखें तो आपको दिखेगा तिब्बत। ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन है, पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है नहीं, ना ही आना चाहता है। ठीक, और उसके ऊपर नॉर्थवर्ड अगर आप देखें तो यहां पर भी ऑटोनॉमस रीजन है, विच इज सिंजियांग ऑटोनॉमस रीजन। चाइना ने एक रोड और रेलवे लाइन दोनों रीजन को कनेक्ट करते हुए बनाई। उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे कारण क्या था? चाइना चाहता था कि वो ट्रूप्स, चाइनीज आर्मी को इन दोनों रीजन्स में आसानी से मोबिलिटी दे सके, वो आर्मी तिब्बत से तुरंत शिनजियांग रीजन में जा सके और शिनजियांग रीजन से तिब्बत जा सके।
तिब्बत में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है, शिनजियांग रीजन में उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। दोनों ही चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, दोनों ही अपने लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरा मैप हमारे सामने है, बाकी का पार्ट हमारा अपना है और ये भी हम जल्दी ही अपने पार्ट में मिला लेंगे। राइट, इसके आगे बढ़ते हैं कि इस रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। कश्मीर पर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था, राजनाथ सिंह जी ने ये फिर से बोल दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो इस स्टेटस को, इस जो रिवोक्ड आर्टिकल है उसको रीस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से यहां पर दिए हुए हैं कि भाई गिलगिट बल्टिस्तान वाला रीजन और पीओके वाला रीजन जो है, दिस अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। उसके अलावा जो पीओके है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। साउथ वाला मैंने आपको बताया पीओके है और ऊपर वाला गिलगिट बल्टिस्तान है। गिलगिट बल्टिस्तान रीजन और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं, बाल्टोरो, बटुरा एंड बियाफो ग्लेशियर। देयर आर 3 ग्लेशियर्स, 60 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर्स। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीजन। अक्साई चीन अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द टोटल मैप। राइट, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पीओके और पीओके इशू? कश्मीर किस तरीके से अलग हुआ? तो 1947 में जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर जा रहे थे तो दे एक्चुअली लेफ्ट अस अंडर टर्मोइल, और खासकर कश्मीर वाला जो रीजन था वो खासकर टर्मोइल में आ गए। तो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट, कई सारे प्रिंसली स्टेट थे तब, तो उसमें से सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन था कि इंडिया को ज्वाइन कर लो, दूसरा ऑप्शन था पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और तीसरा था भाई आजाद हो जाओ। ठीक है, तो यहां पर कश्मीर एज अ प्रिंसली स्टेट में काफी कंफ्यूजन था क्योंकि जनता में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी और जो राजा था वो हिंदू था। ठीक है, तो इस वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सेशन, रिगार्डिंग एनेक्सेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह, जब पाकिस्तान ने एग्रेशन किया तो महाराजा हरि सिंह ने क्या बोला कि भाई मिलिट्री हेल्प दो। अब हमारे जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, ठीक है, जो इन सारे मैटर्स को संभाल रहे थे, होम अफेयर्स को, वो सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल ने बोला कि जब तक आप इंडिया का पार्ट नहीं बन जाते हो तब तक हम आपको मिलिट्री हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर, 2 दिन बाद, एक एनेक्सेशन के लिए he signed on 26 October 1947 and India took the responsibility of defense, communication and foreign affairs। 3 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के पास आ गई और इंडिया ने तुरंत अपने ट्रूप्स को भेज दिया पाकिस्तान से लड़ने के लिए। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों के बीच में वॉर हुआ। ठीक, और उसके बाद इंडियन आर्मी, ऑब्वियसली इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को होल्ड बैक किया, पाकिस्तानी आर्मी को पुश कर दिया। ऑन 1 जनवरी 1948 जवाहरलाल नेहरू रेज्ड द जेके मैटर, J&K मैटर, जम्मू एंड कश्मीर के मैटर को उन्होंने रेज किया यूएन के सामने। अब ये कैसा मैटर बन गया? अब ये ऐसा मैटर बन गया जिसको यूएन रिजॉल्व करेगा। तो यूएन ने इसके रिगार्डिंग एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में 3 रिकमेंडेशंस दिए गए, 3 डायरेक्शंस दिए गए। पहला डायरेक्शन था कंप्लीट विड्रॉल ऑफ पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम द ग्राउंड। पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी जो है उस रीजन को छोड़े, क्योंकि आर्मी के रहते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, मेंटेन मिनिमम इंडियन ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स को भी मिनिमम करो, मतलब मिनिमलाइज करो। राइट, कम से कम इंडियन ट्रूप्स रहने चाहिए कश्मीर रीजन में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था प्लेबिसाइट, जो डायरेक्शन था दैट वाज प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। लोगों से ही पूछ लो कि आपको किधर जाना है, पाकिस्तान जाना है या फिर इंडिया जाना है, ठीक, या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। तो इस वजह इसको पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अवॉइड किया, पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं लिया, जिसकी वजह से कभी भी जनमत संग्रह हो ही नहीं पाया। अगर होता तो पाकिस्तानी ट्रूप्स उस चीज को इन्फ्लुएंस करते, उस जनमत संग्रह को या प्लेबिसाइट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते। इस रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस रीजन की खासियत क्या है, क्यों सारे देश चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान भी चाहता है, चाइना भी चाहता है एग्रेशन करना, और इंडिया भी चाहता है कि ये पूरा हमारा पार्ट बने, क्योंकि हमारा पार्ट तो था ही था। राइट, इट स्ट्रेटेजिकली टचेस बॉर्डर्स विद चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर, उसके अलावा आपको पाकिस्तान और चाइना का पता ही है, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। पीओके कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एज वेल। INSTC जो रशिया तक जा रहा है उसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है पीओके को, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पीओके रीजन इज फुल ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। पोलर रीजन को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया के 3 सबसे लंबे ग्लेशियर्स जो हैं वो इसी रीजन में अवेलेबल है। तो वाटर रिसोर्सेज, उसके अलावा यहां की जो जमीन है ना
वहां पर बहुत रिच, अभी आपको पता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड इंडिया का जो कश्मीर वाला पार्ट है उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमें लिथियम मिला। लिथियम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर बैटरीज एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ईवी इंडस्ट्री को हमारे पुश मिलेगा इससे। तो इस तरीके से कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स या रिसोर्सेज हमें इस रीजन में देखने को मिल सकते हैं। देन गोल्ड, चॉक, ग्रेफाइट एंड बॉक्साइट के ह्यूज रिसोर्सेज पीओके रीजन में है, जिनको एक्सट्रैक्ट करता है पाकिस्तान। अगर हम पीओके वाले रीजन को अपने इंडिया में मिला लेते हैं तो द ओनरशिप ऑफ दीज रिसोर्सेज विल बी विद अस, ठीक है। और हम वहां की जनता को ज्यादा खुश भी रख पाएंगे, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर मोर स्टेबल कंट्री, ठीक। इट इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, इट इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। तापी गैस पाइपलाइन के बारे में शायद आपने सुना होगा। अगर तापी गैस पाइपलाइन के बारे में सुना है तो आप बताइए मुझे कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है कमेंट्स में। तो तापी गैस पाइपलाइन या फिर ऐसे बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स जो कि सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, उनके लिए डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक अफगानिस्तान बॉर्डर है वखान कॉरिडोर, उसके थ्रू हम एक डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं रोडवेज नेटवर्क या रेलवेज नेटवर्क का, ठीक है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट सीपीईसी या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, पहले इसका मतलब पूरी स्कीम का नाम तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, बट चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये इस रोड का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपीईसी वहां से होकर गुजरता है, ठीक। तो चाइना सीपीसी दैट पासेस थ्रू दिस रीजन कैन बी काउंटर्ड इफेक्टिवली बाय इंडिया। इंडिया सीपीईसी को आसानी से काउंटर कर सकता है, ऑल्दो इंडिया इज नॉट एक्सेप्टिंग सीपीईसी एट ऑल, क्योंकि ये हमारा रीजन है तो पाकिस्तान का नाम तो यहां पर आना ही नहीं चाहिए, ठीक। इंडिया पीओके को क्यों वापस नहीं ले पाया, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी लेस एफिशिएंट है, हमारा एयरफोर्स लेस एफिशिएंट है, बट ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेटजी। मिलिट्री स्ट्रेटजी में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया की तरफ के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप हैं। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए पाकिस्तान, चाइना और नेपाल की तरफ से जो माउंटेन्स हैं वो इतने स्टीप नहीं है, वो माउंटेन्स स्लैंटिंग है, ठीक है, एक एंगल पर। तो इंडिया से क्या है, एकदम खड़े माउंटेन्स है। इसके लिए ऊपर आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी, जैसे लक्ष्य में वो एक खड़ी चढ़ाई ऐसे चढ़ते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से जो माउंटेन्स है ना वो बहुत स्टीप है, इसकी वजह से भी इंडिया उन माउंटेन्स पर नहीं जा पाता है। बट पाकिस्तानी ऑलरेडी आकर क्या कर देते हैं, अपने बंकर्स बना लेते हैं और बाद में ऊपर से उनके पास एडवांटेज, मिलिट्री एडवांटेज आ जाता है कि वो हमें देख सकते हैं और हमें हिट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि भाई हम कभी भी शुरुआत नहीं करेंगे। वी बिलीव इन नो फर्स्ट यूज। ये हम हर एक टेक्नोलॉजी, जो भी हम टेक्नोलॉजी मिलिट्री से रिलेटेड बनाते हैं या जो भी मिलिट्री से रिलेटेड एग्रीमेंट में हम जाते हैं, उसमें हमेशा हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहले कभी भी एग्रेशन नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, हमारी मिलिट्री के नाम से नहीं जानी जाती है, हमारी फोर्सेस को जाना जाता है डिफेंस के नाम से। वी ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिफेंस, कि किसी ने अटैक किया तो हम डिफेंड करेंगे खुद को, हम कभी भी अटैक या एग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है, अंटिल पाकिस्तान टेक्स एनी एक्शन। अब पाकिस्तान अगर एक्शन ले लेता है ऐसे में तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, मिलाया भी है 10 बार, ठीक है। तो इंडिया एडहियर्स टू इट्स पॉलिसी, हाउएवर इंडिया कैन चेंज इट्स पॉलिसी ऑफ पॉलिसी इफ कंडीशंस रिक्वायर। अभी हमारे जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रिसेंटली ऐसा बयान दिया था कि हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भूल जाएंगे। अगर आप बार बार हमें छेड़ोगे तो हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को साइड में रख देंगे और हम एग्रेशन कर देंगे। हमने एयर स्ट्राइक भी किया, वो भी शोकेस करता है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था, हमने एयर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस इन पीओके गिव देयर हाई हार्डकोर सपोर्ट टू पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए लोकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है उनके साथ। यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी जनरली कश्मीरी नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट एथनिसिटी। अब जब अलग एथनिसिटी है तो ये जितने भी प्रोग्राम चलाए जाने हैं, क्या वो दोनों आपस में हेजिमनी शो करेंगे, क्या ये सक्सेसफुल रहेगा, इसको लेकर भी इंडिया सस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बोथ नेशंस आर न्यूक्लियर पावर्ड। अब भाई न्यूक्लियर पावर दोनों के पास होने की वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है, ठीक है। बट कोई भी कंट्री जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कुछ आप अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि वहां का मिलिट्री हेड जो है वो न्यूक्लियर अटैक वेज कर दे, हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक कर दे, तो दैट विल हैव वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अस, ठीक है। और इससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक। इसके अलावा चाइना इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रीजन, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, उसकी वजह से यहां पर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब ऐसा स्ट्रगल भी हो सकता है जिसमें कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक दूसरे के सामने आ जाए। दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, शांति से क्या किया जा सकता है?
तो इंडिया एक ऐसा फोरम बना सकता है जहां पर पीओके में रहने वाले जो लोग हैं, पीओके में रहने वाले लोग अपनी बातें, अपनी ग्रीवांसेस को रख सकें, और उस फोरम का यूज करके इंडिया शांति से इस रीजन को अपनी कंट्री में मिला ले। ठीक है। उसके अलावा एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट, बिकॉज अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं वो कहीं ना कहीं लोकल जो आउटफिट्स हैं, लोकल फैक्शंस हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती रही हैं। तो प्रो इंडिया गवर्नमेंट या बीजेपी जैसी पार्टी जो कि अगेंस्ट टेररिज्म काफी स्ट्राइक कर चुकी है, काउंटर स्ट्राइक कर चुके हैं वहां पर, तो ऐसी पार्टी अगर वहां पर आती है तो उससे कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत मदद मिलेगी। देन इंडिया कैन ऑल्सो मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान का पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, उनके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान, बट उनको कुछ भी वापस नहीं दे रहा है, रिटर्न में नहीं दे रहा है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान की पॉपुलेशन का भी इंडिया यूज कर सकता है। इंडिया कैन ऑल्सो यूज इट्स फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इंडिया के अगर हम देखें तो अभी रशिया इज इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, अमेरिका इज इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, एंड देयर आर मल्टीपल वेस्टर्न कंट्रीज जो इस टाइम इंडिया को सपोर्ट करें। तो इंडिया इज वेरी पावरफुल इन इट्स फॉरेन पॉलिसी राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। अगर हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो इंडिया इसका भी बहुत बड़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी का यूज कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया कैन ऑल्सो हैव अ डायलॉग विद चाइना एंड पाकिस्तान कि भाई इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। कहीं ना कहीं सोवरेनिटी को हर्ट करता है हमारा सीपीईसी जो है ना, डायलॉग विद चाइना टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ सोवरेनिटी दैट इमर्जेस ड्यू टू सीपीईसी। तो चाइना के साथ ऐसा पीसफुल डायलॉग या कुछ फ्रूटफुल डायलॉग हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन व्हाट आर द इंप्लीकेशंस? अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या क्या इंप्लीकेशंस आ सकते हैं। ठीक, अगर इंडिया पीओके में जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वाकई में वहां पर पीस होगी। इफ इंडिया एक्वायर्स पीओके तो लास्टिंग पीस होगी, लंबे समय तक हमें पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा ऐसे रीजन में, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है और एवरीबडी इज आइंग ऑन दिस रीजन, राइट। देन इंडियाज डिफेंस बजट, अगर वैसे ही हमारा डिफेंस बजट का जो मेजर पार्ट रहता है वो एग्रीकल्चर और डिफेंस में जाता है। अब डिफेंस इतना मेजर, पहले ही बहुत ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट कॉज कर रहा है, अगर हम इस रीजन पर रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं तो हमारा डिफेंस बजट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज सारे के सारे, हमारी जो स्टील आयरन की फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा डिफेंस में नेशनल रिसोर्सेज जाते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्टिव यूज बहुत कम होगा, डिस्ट्रक्टिव यूज होगा, जिससे हमें कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलने हैं। और इंडियन इकोनॉमी इस वक्त पर बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो डेवलप हो रही है, उसको कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है, डिस्ट्रक्शन पर हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बिग इंप्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अलावा दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्ड है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर भी हो सकता है। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही पीओके को इंडिया में मिलाने के बारे में सोचना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।